इंडियन कश्मीर के अंदर आज एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, जहाँ पे तकरीबन 25 से 26 लोगों के बारे में कहा जा रहा है, अनआर्म्ड सिविलियंस जो कि बिल्कुल टूरिस्ट थे, जिनका किसी किस्म की किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं था। उन पे अटैक किया गया है। सुनने में आया 4 से 5 गनमैन थे। उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनकी जानें चली गई हैं। सीमा साहब, सबसे पहले तो मैं इसको कंडेम करूंगा जो अटैक हुआ है इस वक्त कश्मीर में, बिलखसूस बेदोशे लोग जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, उड़ीसा से थे, कर्नाटका से थे और बेचारे टूरिज्म के हवाले से वहां पे आए थे। एक इम्पोर्टेंट बेसरान जगह है, मेडोज उसका नाम है, जहां पे थे। फलगाम जगह से 5 किलोमीटर दूर थी जगह, जहां जिसको कहा जाता था स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वहां पे टूरिस्टों पे अटैक किया, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब, आज दो तीन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि इंडियन कश्मीर के अंदर आज एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, जहाँ पे तकरीबन 25 से 26 लोगों के बारे में कहा जा रहा है, अनआर्म्ड सिविलियंस जो कि बिल्कुल टूरिस्ट थे, जिनका किसी किस्म की किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं था। उन पे अटैक किया गया है। सुनने में आया 4 से 5 गनमैन थे। उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनकी जानें चली गई हैं। आपको पता है, नरेंद्र मोदी साहब सऊदी अरब हैं और जेडी वैंस जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं। और जेडी वैंस के बारे में कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बड़े टफ निगोशिएटर है, इस वजह से हम उसकी इज्जत करते हैं। और कई लोगों का ये कहना है कि अब चाइना के साथ हालात ख़राब कर लिए हैं, तो अब अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के पास आ गए हैं कि इनके साथ अपना जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी साइन करने जा रहे हैं, और उसकी भी निगोसिएशंस हुई हैं। कैसे देखते हैं? और ख़ास तौर पे ताड़ साहब, सऊदी अरब के अंदर बड़ा वेलकम किया गया है नरेंद्र मोदी को। हाउ डू यू सी दीज सीमा डेवलपमेंट्स? साहब, सबसे पहले तो मैं इसको कंडेम करूंगा जो अटैक हुआ है इस वक्त कश्मीर में, बिलखसूस बेदोशे लोग जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, उड़ीसा से थे, कर्नाटका से थे और बेचारे टूरिज्म के हवाले से वहां पे आए थे। एक इम्पोर्टेंट बेसरान जगह है, मेडोज उसका नाम है, जहां पे थे। फलगाम जगह से 5 किलोमीटर दूर थी जगह, जहां जिसको कहा जाता था स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वहां पे टूरिस्टों पे अटैक किया, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। इंडियन कश्मीर के अंदर आज एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, जहाँ पे तकरीबन 25 से 26 लोगों के बारे में कहा जा रहा है, अनआर्म्ड सिविलियंस जो कि बिल्कुल टूरिस्ट थे, जिनका किसी किस्म की किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं था। उन पे अटैक किया गया है। सुनने में आया 4 से 5 गनमैन थे। उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनकी जानें चली गई हैं। जो भी इसके पीछे, अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन जो भी इसके पीछे है उसका दो कंट्रीज के साथ बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट डैमेज करेगा, पाकिस्तान को और भारत को। हालात पहले ही सेंसिटिव हैं, दोनों कंट्रीज का रिलेशनशिप पहले ही सेंसिटिव है, जिसको अगर देखा जाए, और वो मजीद सेंसिटिव हो जाए। दोनों तरफ से ब्लेम गेम्स आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और पता नहीं क्या क्या होगा। और उस रीजन के अंदर जहां भारत इस वक्त अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। मोदी साहब जो इस वक्त सऊदी अरेबिया, यूएई और अपने भारत के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए वहां जा चुके हैं, ये कोई अच्छी खबरें नहीं है। मैं तो ये तो कंडेम करूंगा और दुआ करूंगा जो लोग बेचारे मारे गए हैं और जो जख्मी हैं, तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए, सबको हमें दुआ करनी चाहिए। कश्मीर के अंदर हालात कुछ बेहतर थे। 3.5 मिलियन टूरिस्ट जो है वो 2024 में कश्मीर गए, जो कि उनकी एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन देखा जाए, अब पता नहीं क्या लोग इसमें से क्या निकालना चाहते हैं। जो आज बच्चे आज यतीम हो गए हैं, जो औरतें बेवा हो गई हैं, जिन माओं के बच्चे मारे गए हैं,
और इस चीज से हासिल क्या है? कोई हासिल नहीं इसमें। आज उमर अब्दुल्ला साहब ने भी, सीएम साहब हैं, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। मीर वाइस उमर फारूक हैं, उन्होंने भी इस चीज को कंडेम किया है। मैं बड़ी सख्त तरीके से इसको कंडेम करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा देखने वालों को कि प्लीज इसको लोगों के लिए दुआ की जाए ताकि जो उनके लवाहिकीन हैं उनको सब्र हो और जो जख्मी हैं वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो सके। जेडी वैंस साहब ने अपना, सबसे पहले जो मैंने कई चीजें यूनिक देखी हैं, एक तो जेडी वैंस साहब का पहला दौरा था 21 से 24 तक के इस महीने के, वो भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर एक बड़ी अच्छी तकरीर की है, वेल रिटन तकरीर थी, जिसके कुछ चीजें मैं खासकर आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो, और आखिर पे मैं खासकर मोदी साहब पे भी, मोदी साहब और सऊदी अरेबिया उनको भी मैं कवर करूंगा क्योंकि वो जाने से पहले जेडी वाइस साहब का डिनर अपने घर करके गए। अब जो जिन चीजों के बारे में जेडी वाइस साहब ने पहले ये कहा कि हम क्या करना चाहते हैं, वो किन चीजों में, एक तो उन्होंने आज फिर दोबारा वो ट्रस्ट, एक जो चीज नहीं है, मैं बल्कि वो बताना चाहूंगा, बड़ा वो मुश्किल लफ्ज है जिसके बारे में उन्होंने आज भी अपनी तकरीर के अंदर भी जो उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। और इसके बारे में उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि भारत को हम अपने जो है 5th जनरेशन F-35 जो है वो देने के लिए वो बेचना चाहते हैं वो, और दूसरी और भी चीजें उन्होंने, इनका जो एक सिस्टम जेवलिन है उसका भी जिक्र किया है। और उसके बाद उन्होंने खासकर एक चीज को आइडेंटिफाई किया है कि हम भारत के एनर्जी में जो अपने रिएक्टर है वो बेचना चाहेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी टेक्नोलॉजीज बगैर एनर्जी के आगे ग्रो नहीं कर सकती। इसका उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने आज, और उनका ये फैक्टर ये था कि क्यों आए, सबसे बड़ी वजह ये थी कि प्रेसिडेंट शी के जो 3 इंडो पैसिफिक कंट्रीज के अंदर जो दौरे थे उनको काउंटर करने के लिए आए थे। और उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर कहा कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं तो इंडिया के साथ करते हैं। फिर उन्होंने इसी अपनी तकरीर के अंदर फिर दोबारा एक दफा यूरोप को और दूसरे कंट्रीज को फिर क्रिटिसाइज किया कि वो सेनलेस है, इस्तेमाल नहीं करते और माहौलियात के चक्कर में और अपने बच्चों को डराते रहते हैं। बच्चे, बल्कि उन्होंने कहा बच्चे पैदा करने से भी डरते हैं, नेशनलिज्म से दूर हैं और माहौलियात के चक्कर में वो दे आर गोइंग डाउन। आज फिर उन्होंने इस चीज को कहा है कि फेल आइडियाज हैं। उन्होंने मुश्तरक जो एक चीज अपनी और भारत की इकट्ठी उन्होंने कॉमन जो बताई है, उन्होंने कहा कि इंडिया भी मैन्युफैक्चर करना चाहता है और अमेरिका भी मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो हम लोगों को इन चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बड़ी जबरदस्त वेल रिटन स्पीच थी। और उन्होंने दूसरा उन्होंने खासकर कहा, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इसको जिस नजर से देख रहा है कि ट्रंप साहब की जो दौरा है उसके लिए ये तैयारी का उसी का एक हिस्सा अगर देखा जाए तो उसको समझा जा रहा है। चीमा साहब, आखिर पे जो मैं खासकर 2 चीजों को ऐड करना चाहूंगा। आज मोदी साहब की जो एक तस्वीर जो आई है कि उनको किस एक ग्रैंडियर, एक हमंगस, एक अजीम किस्म का जो उनका इस्तकबाल किया गया है भारत में, रिमार्केबल है। खासकर जो F-15 तैयारे उड़कर आए, जहां मोदी साहब की तस्वीर जो है इस लार्जर देन एवरीथिंग वो सामने आई। और मैं इससे पहले तस्वीर तो मैं तो इससे बड़ा अमेजिंग हूं। मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, 2 चीजें मेंशन करना चाहूंगा। एक तो मोदी साहब अपने ऑप्टिक्स के बारे में हमेशा बड़े केयरफुल होते हैं। एक आपके देखने वालों को मैं ये जरूर कहूंगा कि एक चीज देखें कि मोदी साहब के पास जब जेडी वैंस कल उनके घर गए हैं, किस तरीके के साथ तस्वीरें, ड्रोन्स, इवन दैन 2-2, 3-3, 4 कैमरे मुसलसल रोल हो रहे थे जब वो आ रहे थे, बच्चों के साथ एंगेज हो रहे थे, और फिर वो किस तरीके से डिनर और सारा चीजें। और फिर उसके बाद मैं इसको रिलेट करना चाहूंगा, जेडी वैंस साहब ने अपनी तकरीर में मोदी साहब के बारे में कहा, मैं वो भी उसके सामने इन तीनों चीजों को इकट्ठा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा चीमा साहब के जब उन्होंने कहा मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने ऑलमोस्ट मैच कर दिया है कि मेरे बच्चे डोनाल्ड ट्रंप को भी पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और मोदी साहब को भी ऐसे ही प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा एक दफा पेरिस में था मैं, तो मेरे बच्चे की बर्थडे थी, तो मोदी साहब ऑफ द वे हट के मुबारकबाद देने आए और गिफ्ट देने आए मेरे बच्चे। आई वाज सरप्राइज्ड।
उन्होंने कहा ही इज लार्जर देन, ही इज नॉट अ नॉर्मल लीडर, मोदी साहब के बारे में कहा। फिर उन्होंने इस अपनी तकरीर में कहा कि जो मेरा बड़ा लड़का है, मेरा बड़ा बच्चा जो है, उसने अभी उसका पहला ट्रिप है और एक दिन के बाद ही उसने मुझे कहा कि डैडी आई वांट टू लिव इन इंडिया। ये रिमार्केबल चीज है। और फिर उसके बाद चीमा साहब, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जेडी वैंस साहब को जो जिस तरीके से मोदी साहब ने डिनर कराया, अपने घर के अंदर रिसीव किया, और ये उसी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट हैं जो मुसलसल इनके बारे में कहते हैं कि दे आर टेरिफ किंग, इंडिया इज अ टेरिफ किंग और अब्यूजर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात देखने वाली, दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप। वो लीडरशिप ये होती है कि उन्होंने बिल्कुल उनके चेहरे के ऊपर कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं थी या क्रिटिसाइज नहीं किया। जो कुछ हो रहा है वो टीमें कर रही हैं, टैरिफ को डील करेंगे। जो आगे जेडी वैंस साहब की स्पीच है उसके अंदर तो लग रहा है कि दोनों ट्रेड पार्टनर होंगे, दोनों डिफेंस के पार्टनर होंगे। तो ट्रेड तो एक बहुत मामूली और छोटी चीज नजर आ रही है। लेकिन अगर इसी तरह की चीज कभी पाकिस्तान के अंदर होती तो मेरे लौंडा लपाड़ा जो है आउट ऑफ कंट्रोल होता, गालियां दे रहा होता अपने लीडर को कि इसने जेडी वैंस के बच्चों को क्यों उठाया है, वो तो भी टैरिफ लगा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो अब्यूजर कह रहे हैं, वो ये। लेकिन चीमा साहब, दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप। दिस इज, जब आपकी नजर लार्जर पिक्चर पे होती है चीमा साहब, आप अपने ऑप्टिक्स का ध्यान कर दें। दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप। तो उसमें ये तीनों चीजें जो थी, मोदी साहब की जो तस्वीरें, जो उस दौरे की, उस डिनर की, फिर उसके बाद दौरे में जो उनको सऊदी अरेबिया ने एक लार्जर देन लाइफ किस्म का जो उनको रिसीव किया गया है, मेरा ख्याल है ये भारत की विक्ट्री है, इनकी डिप्लोमेटिक इनकी जो एफर्ट्स हैं उनकी विक्ट्री है। और ट्रेड और एजुकेशन सारी चीजें मिलाई जाए इस वक्त, तो उसके पीछे ये एक दिन का नहीं है, पूरा 1947 से लेके अब तक का सफर है। और उसमें सबसे बड़ा सीक्रेट और वेपन उनके पास तालीम। उनका तालीम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मिडिल क्लास को ग्रो करना, फिर उनको एपेटाइट देनी, फिर उनको नेशनलिज्म देना, और उसके बाद स्काई इज द लिमिट। आज भारत के सामने स्काई इज द लिमिट है। और उसमें आज जो खासकर अगर किसी ने भी जो जेडी वैंस की स्पीच सुनी है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकेंगे कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, व्हाट इज द फ्यूचर। वो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, फार्मास्यूटिक के हवाले से, आज जो उन्होंने कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा जिसके अंदर वो दे आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ पार्टनरशिप विद इंडिया। अमेजिंग। उन्होंने बिल्कुल, मैं इसमें बहुत क्लियरली आज दुनिया सारी देख रही है कि क्या हालात है वहां पे। जेडी वैंस और डिप्लोमेसी और फ्यूचर किस तरह जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इसमें इस सारे के दौरान मैं कहता हूँ शायद नजर लग गई है कि ये सारी चीजें थी। साथ जो कश्मीर का ये जो कुछ हुआ है, 25 लोगों को बुच्चर तरीके से एक हीनियस एक्ट के जरिए उनको मारा गया है। मैं चाहूंगा, बल्कि चीमा साहब, मैं तो बल्कि आज एक और भी चीज मेंशन करना चाहता था। वो ये थी कि एक ब्लॉगर है, ट्रैवल ब्लॉगर है, जिनको मैं मुसलसल वॉच करता हूँ चीमा साहब, हैं वो भारत से, इंडिया से हैं, इंडो ट्रैकर उनका नाम है। बल्कि आज उनका आखिरी जो था ब्लॉग उन्होंने सऊदी अरेबिया से बनाया। मुझे सऊदी अरेबिया से याद आ रहा था कि मेरे जहन में पहले ही गिला मौजूद था कि वो मैं मेंशन करूंगा कि वो क्या हुआ उनके साथ। चीमा साहब, वो इंडी ट्रैकर या इंडो ट्रैकर उनका नाम है। तो वो कल मैं उनको बड़ा मुसलसल, वो ट्रैवल ब्लॉगर हैं, वो सऊदी अरेबिया गए और जद्दा, और उन्होंने वहां से एक टैक्सी ली है और उसके अंदर मुझे नजर आ रहा था कि पठान भाईजान उस टैक्सी को चला रहे थे। तो चीमा साहब उन्होंने बल्कि ये कहा जी मैं तो खैर लाहौर से हूँ, मुझे नहीं लगता था लाहौरी इतने लाइट स्किन नहीं होते। लेकिन ये कि उन्होंने उस बंदे को एक तो उन्होंने 25 रियाल 2 दफा चार्ज किए उसको, और फिर जो उनकी जो डेस्टिनेशन थी वहां भी नहीं ले जाके तो पहले ही उनको ड्रॉप कर दिया, और फिर बदतमीजी की कि आप निकलो इसमें। उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया और उन्होंने उस पर, और बिलखसूस मुझे ये था कि लोग ये ख्याल नहीं करते कि यू आर ऑन कैमरा, यू आर ऑन कैमरा, और उसके बाद ये कि ये वायरल होगी, लोग देखेंगे, तो आप अपने कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं। मैं उसका पहले कहना चाह रहा था, लेकिन अब देखें जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात हैं आपके, तो आपको पता है जो
हर बच्चा जो है, कोई भी एक एक फैशन बन चुका है बदतमीजी। बदतमीजी एक फैशन बन चुका है। और मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि इस तूफान बदतमीजी का जो मूजद है वो कैदी नंबर 804 है। बल्कि अब तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि कैदी 804 नहीं है, कैदी 420 है, कि ये फ्रॉड है। और इसमें अगर देखा जाए, मैंने आज ट्वीट भी किया, मुझे याद आया कल से किसी ने कहा था कि अगर खुदा ना खास्ता उस्मान बुजदार साहब स्टेज पर आ जाएं और ये अपनी कौम के ऊपर रहम फरमाएं और बता दें कि उन्होंने उनके दौर के अंदर किस तरीके से तबादलों पे पैसे बनाए जाते थे, तो ये जो लोग इश्क अमरानियत में पागल होते फिर रहे हैं, बिलखसूस ये चंद बीमार डॉक्टर हैं, हो सकता है इनको आफाका हो जाए। डॉक्टर साहब, जरा थोड़ा सा वापस आऊंगा टॉपिक के ऊपर। ये जो इंडिया वाला है, कश्मीर वाला है, अब इंडिया के अंदर एक ओपिनियन बन रही है जी पाकिस्तान पे हमला कर दें। ये जो ओपिनियन है इसको आप कैसे देखते हैं? इंडियन मीडिया, इंडियन सिविल सोसाइटी, सारे एक ही डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान पे हमला कर दो, कोई कह रहा है मुरीद के पे हमला कर दो, कोई ये चीजें। अब पाकिस्तानी क्या कहते हैं? पाकिस्तानी कहते हैं भाई आप पहले ही कंक्लूजन निकाल रहे हैं। आप जो है वो अभी कुछ जो है वो जिसे कहते हैं ना, एक वाकया हुआ है, पाकिस्तान जारी बात है ऐसे वाकयात को कंडेम करेगा, क्योंकि अनआर्म्ड सिविलियन, ऐसे लोग जो बिल्कुल मासूम हो, उनको तो नहीं आप कुछ कर सकते। तो इस पे क्या करना चाहिए? इंडिया पाकिस्तान को डिस्कशन करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, कोई आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी चाहिए, ये इस तरह की चीज करनी चाहिए कि बजाय इसके कि अगर सीधा आप इल्जाम लगा दें पाकिस्तान के ऊपर और हालात पाकिस्तान को कहें जी कि आप हमला कर दें, भारत को कहें, और वहां पे सारी की सारी पाकिस्तान को का नाम लेना, जारी बात है इजी है। जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान के अंदर भारत का नाम लेना इजी है तारड़ साहब, अगर सही मानों में देखा जाए तो भारत के अंदर भी पाकिस्तान का नाम लेना जरूरी। इसको क्या, इसके हवाले से क्या किया जाए, क्या कहेंगे इस पे आप? चीमा साहब, सब देखें, मैं मुसलसल हर चीज को कंडेम करता हूं, मैं दहशत हर चीज इनको कंडेम। देखें, यहां से जो बलोचिस्तान में चीज होती है, जाफर एक्सप्रेस ये जो कुछ भी हो, फौरन कह दिया जाता है कि इसके पीछे रहा है। दूसरी साइड पे फौरन ही पहले घंटे के अंदर ही आईएसआई का नाम ले दिया जाता है, पाकिस्तान का नाम। लेकिन मैं हमेशा एक बात जो करता हूं, ट्रस्ट फैक्टर, उसके तरफ बिल्कुल दोनों कंट्रीज ने कोई भी स्टेप्स नहीं लिए। पाकिस्तान मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि अब बाल पाकिस्तान के कोर्ट में, ताकि उनको अगर 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 भारतीय हुकूमत उनसे पूछती है कि, और या ब्लेम करती है या उनको किसी तरीके से प्रूफ देती है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है कि क्लैरिफाई करें कि स्टेट इज नॉट, इट्स नॉट स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्ट। और इसी तरीके से ये सिर्फ अखबारी हद तक, ये जो अखबारी हद तक है ना चीजें चीमा साहब, कि फौरन रा का फौरन आईएसआई को उसमें ले आना, ये सिर्फ पब्लिक ओपिनियन की हद तक नहीं है, बड़ा सेंसिटिव मैटर है। मैं इसका क्या बताऊं, दोनों तरफ से नफरतें चीमा साहब, खासकर इस लेवल के ऊपर पीपल टू पीपल चीजें नहीं है। मैंने हमेशा चीमा साहब हमेशा कहा, बुरे लोग हर सोसाइटी, हर रिलीजन, हर कम्युनिटी के अंदर मौजूद है और अच्छे लोग भी मौजूद हैं। मैंने आपको जिस तरह अभी अर्ज किया कि मुझे तो अभी भारत से आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, 10 दिन पहले मैं भारत में था। मुझे आज तक भारत जाके ये महसूस नहीं हुआ कि आई एम ऑन अ फॉरेन लैंड, या मुझे कोई नफरत मिली हो कहीं से, मुझे किसी ने कहा हो कि तुम पाकिस्तानी हो या क्यों आए हो। आज तक ऐसी बात नहीं। हाँ, ये खासकर चीज है चीमा साहब। मैं दो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। एक तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस एक्ट को भरपूर तरीके से कंडेम करें हुकूमती लेवल के ऊपर, और फिर इस पे अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई प्रूफ देती है इस चीज का कि आपका ये जी फलां किधर, तो उसकी सफाई, उसको क्लैरिफाई करें और जल्द से जल्द करें, हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा बने। वो जो 25 लोग मारे गए हैं, उनकी जो मौत है, उनके लवाकीन के लिए या पूरे भारत के इस वक्त जो गमो, गुस्सा और दुख और पेन है, उसके अंदर उनके हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा बने। बहुत जरूरी, और जल्द से जल्द करें। मैं ये कहूंगा टाइमली, जो टाइम के बगैर चीजें होती हैं चीमा साहब, उनका कोई फायदा नहीं होता। आज वहां तकलीफ है, आज वहां आपके किसी, सबसे पहले तो कंडेम उनको चाहिए कि अभी घंटों के लिहाज से उसको कंडेम करें कि जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ है, और फिर उसके बाद अगर वहां से भारतीय हुकूमत इनसे कोई प्रूफ मांगती है तो फौरन उसको क्लैरिफाई करें। लेकिन खास कर ये डिटरमिन करें कि वी आर मूविंग फॉरवर्ड पॉजिटिवली। दहशतगर्दी इन चीजों का 2025 के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं।
कोई आप खुद विक्टिम है। सबसे बड़ी बात तो ये है, पाकिस्तान वाली साइड को ये देखना चाहिए कि हम खुद किस पेनफुल प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस के अंदर हम किस तरह हम उन्होंने पाकिस्तान पंजाबियों को निकाल निकाल के बसों से मार रहे हैं, माओ के बच्चों को किस तरीके से मार रहे हैं। जब आप खुद विक्टिम हो किसी तकलीफ के, तो आपकी कोशिश होती है कि यार कोई दूसरा उनका हीलिंग प्रोसेस करे। तो मैं हम रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे और भारत में भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द इसको कंक्लूड ना करें। जो आपके तहकीकाती जो भी इदारे हैं उनको टाइम दें, ताकि वो अगर कोई कंक्लूड करते हैं फिर उनका सही तरीके से उसका जवाब देखें, जज्बात देखें। चीमा साहब, दो चीजें हैं, भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना कोई सोल्यूशन नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है। आप ये देखें कि उसके साथ आप क्या लूज करेंगे। आप चीमा साहब, फिर गल मैं मजाक तो नहीं करना चाहता, इट्स अ सेंसिटिव मैटर, लेकिन चीमा साहब वो कहते ना फिर नुकसान भारत का ज्यादा होना, पाकिस्तान को लूज करने वास्ते है कि लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मजीद माओ के बच्चे जो हैं वो मारे जाएं, लोग यतीम, बच्चे यतीम हो, औरतें बेवा हो, और बेसूद बेमकसद। मैं हमेशा कंडेम किया, मैंने मुंबई अटैक को कंडेम किया, हमेशा कंडेम किया, जाफर एक्सप्रेस को कंडेम किया, हर चीज को। मतलब किसी भी जानदार शख्स को, या मर्द को, औरत को, किसी जानवर को मार, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन एट ऑल। लेकिन ये कि पाकिस्तान की ट्रेजेडी इज रेडिकलाइजेशन। पता नहीं क्यों इसके ऊपर लोग, हमारी कौम जो है, बल्कि इस पे मैं तालीम ही इसका हल होगा, रेडिकलाइजेशन का भी, लेकिन इस पे तवज्जो देनी चाहिए। मैं हमेशा अभी भी चीमा साहब, मैं जिस ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के इवेंट पर गया था, वहां पे इस दफा भी उनको मैं प्रपोज करके आया हूं, बल्कि ऑफर करके आया हूं कि जिन डिस्ट्रिक्ट, कल आप इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा चीमा साहब, कल परसों फिर एक कश्ती जो है वो डूबी है, जिसमें 11-12 लोग थे, जिसमें 4 लोग पाकिस्तानी थे, 3 मंडी माउद्दीन के। मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को खुद कहा है कि मैं अपने पैसों से वहां पे वोकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल बनाने के लिए तैयार हूं। मंडी बहाउद्दीन, जेलम, गुजरात, जहां से ये लोग कश्तियों में जाकर डूब रहे हैं, और इनकी जाबें भी मैं इनको ढूंढकर खुद दूंगा मिडिल ईस्ट में और यूरोप में, ताकि ये बच्चे जहाजों पे जा सकें, ये कश्तियों में ना जाए। और उन्होंने इसको दे आर थिंकिंग अबाउट इट सीरियसली। लेकिन ये कि ये इस तरह के वाकयात में अब क्या, लेकिन तालीम इज अ सॉल्यूशन। रेडिकलाइजेशन का हल भी चीमा साहब तालीम है। आपकी इकॉनमी ठीक होगी, आपकी तालीम होगी, तो आप इस तरह के जो है वो गलत चीजों को, रेडिकलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन दुख के साथ है कि अगर कैदी 420 तालिबान को प्रमोट करेगा, टीटीपी को प्रमोट करेगा, तो फिर वो आपको पता ही है, वो तो तालीम, वो तो ना बच्चियों को तालीम देते हैं, ना खुद तालीम देते हैं। 15-15 साल की बच्चियां 12-12 साल की 60-60 साल लोगों के हाथ में बेच रहे हैं, और उनकी इनकम क्या है? उनकी इनकम जो है वो चरस है, अफीम है, हीरोइन है, पापी उनकी सारी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है। चल, बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, ये कई लोगों का पाकिस्तान में, ज़रा ये सऊदी अरब वाले पे भी बता दें कि कई लोगों का पाकिस्तान में ये कहना है जी कि जिस अंदाज में सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी साहब को वेलकम किया गया है, पाकिस्तान को थोड़ा परेशान होना चाहिए। डॉक्टर साहब, परेशान क्या होना चाहिए? इंडिया और सऊदी अरब इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, और हमें समझ लेना चाहिए कि दोनों मुल्कों, जो कोई भी मुल्क जब आपस में इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलेशंस बनाता है तो अपने इंटरेस्ट पे बनाता है। तो तार साहब, इस पे क्या कहेंगे पाकिस्तानियों को कि इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? दिस इज़ ऑल, पूरी दुनिया में नॉर्मल रिलेशंस हैं, तो हमें इतना वो जो जिसे कहते हैं ना, वो बड़े हमें पोजेसिव हैं कि अरब वर्ल्ड के साथ इंडिया का जो ताल्लुक है। पोजेसिव तो तब हो जब तब आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो आप दुनिया को ऑफर कर सके। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ? लास्ट वीक 4700 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, आपने पढ़ा होगा। चीमा साहब, आप यहाँ से मुसलसल उमरे पे जाके खैरात मांगे तो तुसी ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਮਿਲਣ। चीमा साहब, खुदा अदा ना लो यार। लेकिन चीमा साहब देखें, दो चीजें आप खुद देखें, आप दुनिया को दे क्या रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, आप दुनिया पे क्या असर रखने की सलाहियत रखते हैं? कोई नहीं, जीरो, कोई नहीं। आपका इंपैक्ट क्या है? आज सऊदी अरब आपको जवाब दे दे, आप क्या कर लेंगे उसका? और आपने आपके माजी के, आपका जो सबसे बड़ा कैदी 420 है, उसने क्या किया था सऊदी अरेबिया के साथ? जहाज में बैठ के उनको गालियां देता रहा, उनके होटलों में बैठ के गालियां देता रहा उनको, फिर उनकी घड़ियां बेचता रहा।
और आप अपने आप को मोदी साहब के साथ कंपेयर कर रहे हैं आप कि मोदी साहब गए तो F-15 क्यों आया तो फला। जरा अपना माजी भी तो देखें ना। मोदी साहब गड़ियां नहीं बेचेंगे उनकी अगर दी किसी ने तो। चीमा साहब ये बात तो सही, हाँ, आप सही बात। अपने गिरबान में जरा झांकें कि आप खुद क्या है, आप खुद क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है। अपनी डायरेक्शन चेंज करके तालीम की तरफ लेकर आए, नस्वार की तरफ, तालिबान की तरफ ना लेकर जाएं आप। चलें, मर्जी आपकी। नहीं, वो बात सही है तार साहब। अब अवाम ही सारी आपके बकौल 4 करोड़ बंदा जो अनपढ़ है, इसने कहाँ जाना है? इसने फिर उधर ही सऊदी अरब भी जाना है। चीमा साहब वो भी खैरात मांगने जाते हैं ना, वहां भी तो वो कौन सा पढ़ लिख के जा रहे हैं चीमा साहब। मैंने अगले दिन आपके जिरगा चैनल पर बैठ के कहा था सलीम साफी साहब के सामने, मैं क्या, मैं दुख के साथ कहता हूँ ये लौंडे लपाड़े मुझे और साफी साहब को गालियां देते हैं तो वो भी उर्दू में देने, इंग्लिश में गालियां देख लिखने की भी सलाहियत नहीं रखते। तरक्की पूरे कंट्री के अंदर एक इंग्लिश चैनल नहीं है, एक सिंगल इंग्लिश चैनल नहीं है। वो चलाना की तार साहब देखते कोई नहीं है, तो अगर वो चलाया लोगों ने आती नहीं इंग्लिश साहब, अंग्रेजी आती ही नहीं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। पता नहीं कि बाईपास ऑपरेशन, हार्ट ऑपरेशन भी उर्दू च करेंगे, पंजाबी च करना चाहते हैं। ये करना की चाहते हैं, मैं तो ये नहीं समझ आ रही है ये की करना, अपने आप ना करना की चाहते, अपने कपड़ियां अग ला के ताड़ियां मार दें। कोई कौम ऐसी वेखी जी अपने आप कपड़ियां अग ला के ताड़ियां पे मार दे हो। वेखो चीमा साहब, एक शुभ जो नस गया इंग्लैंड, तो दूजा शुभ जो जेल च बैठा, हूं बाहर आना, मुंडे ही देने ने, हो रहे ने की करना। ऐसे ही। लेकिन अफसोस है चीमा साहब, लेकिन ये कि मैं बड़ा टफ सेंसिटिव टाइम है। दुआ करें जो मरे हैं लोग उनके लिए, जो जख्मी हैं उनके लिए, और दोनों कंट्रीज जो हैं वो किसी अच्छे सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, किसी अच्छे सोल्यूशन पे जाने की कोशिश करें। एंड ऑब्वियसली हमारी सिंपथीज विक्टिम के साथ हैं और परपेट्रेटर के साथ नहीं है। कंडेम करते हैं हर उस वाकया में जिसमें जान जाती है, वो कोई भी हो। और ये लोग जो जिनकी आज कश्मीर के अंदर हुई है, जो हमले में मारे गए हैं, ये तो अपने टूरिज्म कर रहे थे, ये तो अपनी दुनिया में घूम रहे थे। जिस इलाके में ये तार साहब वाकया, उसे कहा जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो लोग जब अपने घरों से घूमने फिरने बच्चों बेटियों को माओ को लेके निकलते हैं, तो कत्ल होने तो नहीं निकलते ना। तो मेरा ख्याल है कि ये उड़ीसा से लोग गए हैं, कर्नाटका से लोग गए हैं, और कश्मीर के अंदर उनकी इकोनॉमी को वो रिवाइव कर रहे, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने अच्छे मूड में वो घूम रहे होंगे जब उनके साथ ही हादसा हुआ है। हाँ, जरा एक मिनट उस स्टेज पे, उस जगह पे ले जाने की कोशिश करें, ऐसे ही। और उनका कोई लेना देना नहीं किसी चीज के साथ। शरीफ चलो चीमा साहब, मैं क्या बताऊं, मेरे हिसाब से तो फिर ये, मैं तो बड़ा सख्त आज मैं गमगीन हूं जो कुछ भी हुआ है, बहुत गमगीन। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब। सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर। थैंक यू सो मच।